हेलो एवरीवन, आई क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सारा टॉपिक हम लोग पहले स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री होती है, प्लेट बाउंड्री होती है, वो क्या होती है, उसको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया था। अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं कि जो हम लोगों ने उसका साक्ष्य देखा था, यानी कि एविडेंस देखा था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ है, इसके लिए क्या क्या साक्ष्य हैं हमारे पास, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इसका डिस्कस तो किया था कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल में अब हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है आखिर में। अगर हम पूरा चुंबकत्व की बात करें, यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म की बात करें, तो अगर कोई भी चट्टान है, उसका निर्माण किसी न किसी समय हुआ होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 10,000 साल पहले कोई रॉक बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ लोहे के कण मौजूद होते हैं, यानी कि लोहे की मात्रा होती है। तो लोहे की मात्रा जो होती है उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, यानी कि जो पृथ्वी में एक चुंबकत्व का गुण होता है, वही चीजें इसमें भी आ जाती हैं। तो जिस टाइम पीरियड में किसी रॉक का जो लोहे की मात्रा होगी और उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, वही उस रॉक का पैलियोमैग्नेटिज्म यानी पूरा चुंबकत्व कहलाता है। तो मान लीजिए कि इसमें बताया जा रहा है, इसके साक्ष्य के रूप में कैसे देखा जा रहा है कि जो पहले जो चट्टानें थी, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पूरा चुंबकत्व की चट्टानें हैं। पहले की चट्टानों में लोहे के दानों का उन्मुखीकरण दक्षिणी ध्रुवों के अस्तित्व की ओर उन्मुख है। यानी कि जो भी आपके लोहे के दाने हैं, यानी कि जो लोहे की मात्रा है, वो साउथ पोल की तरफ ज्यादा पाया जा रहा है, उसकी तरफ उन्मुख है, जो मूल रूप से वर्तमान अफ्रीका और अंटार्कटिका यानी ध्रुवीय भटकन के बीच कहीं स्थित था। ठीक है, तो ये चीज बताई जा रही है कि इसके वजह से कि जो आपका जो पहले रॉक था, जो इसमें आयरन पाए जा रहे थे, वो अर्ली पीरियड में जो अर्ली रॉक्स थे, उनका जो ओरिएंटेशन था वो साउथ पोल की तरफ था। और उसके बाद बताया जा रहा है, अगर अभी ओरिजिनली लोकेशन देखी जाए, तो वो अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में कहीं पाए जाएंगे। तो ये बताया गया। पुरानी चट्टान महाद्वीप बनाती है, जबकि नई चट्टान समुद्र तल पर मौजूद होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। महाद्वीपों पर 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व की चट्टानें खोजी गई हैं, जबकि समुद्र तल पर खोजी गई सबसे पुरानी चट्टान 75 मिलियन वर्ष पुरानी ही पाई गई है। यानी कि ये प्रशांत तल का पश्चिमी भाग है, वो बहुत ही अभी जैसे हाल ही में उनका निर्माण हुआ है, लेकिन जो आपके महाद्वीप हैं, उनका निर्माण बहुत पहले हुआ है। तो ये देखा जा रहा है कि चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, उसके द्वारा भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक का वर्क हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और ये एकदम सही घटना है। तो ये आपका एक साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। जैसे जैसे हम रिज यानी कि जो रिज होते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ था, यानी कि जब महासागर में प्लेटें एक दूसरे से दूर गई थी, तो वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी और वहां पे रिज का निर्माण हुआ था। यानी कि एक क्रम में, अगर पर्वतों से छोटे आकार के लेकिन एक क्रम में लकीरों के तरीके से अगर पदार्थों का इकट्ठा होना हो और वो चट्टान का निर्माण करें, तो हम उन्हें रिज कहते हैं। जैसे कि आपका अंटार्कटिका में आपने देखा होगा कि रिज का निर्माण होता है, जैसे कि समुद्र तल में ऐसे एस आकार का। तो वो रिज कहलाते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें और भी छोटी चट्टानें दिखाई देती हैं अगर हम उनके और करीब जाते हैं तो सीधी सी बात है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये इन प्लेटों का अलग होना और ये सारी चीजें होती रही, और इस वजह से उनका निर्माण होता रहा और अलग अलग पीरियड में ये बनती रही। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये घटनाएं क्रमिक रूप से चल रही हैं, और यह एक अपने आप में साक्ष्य मौजूद करती है प्लेट विवर्तनिका के लिए। ठीक है, यह इंगित करता है कि समुद्री तल प्रभावी ढंग से महासागरीय कटकों के साथ फैल रहा है। जैसे कि जो भी महासागरीय कटक हैं, यानी कि जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो समुद्री तल है, वो धीरे धीरे फैल रहा है। ठीक है, और इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है और उसके लिए जो पूरा चुंबकत्व है, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साक्ष्य है, यानी कि आपका एक ये एविडेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां क्या होती हैं। ये भी एक साक्ष्य प्रदान करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, यानी कि एक जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, वो जी होता है, स्मॉल जी। तो उसमें बताया जा रहा है कि खाइयों में कमजोर है। यानी कि अगर हम ट्रेंचेस की बात करें, तो वहां पे जी का मान परिवर्तित हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जहाँ पे सबडक्शन हुआ है। ठीक है, यानी जहाँ पे अपसरण किया रहा है, यानी कि प्लेटें जहाँ पे एक दूसरे के पास आई हैं,
और यहाँ पे लड़ने के बाद जिसका घनत्व ज़्यादा था वो अंदर चली गई हैं। तो उस जगह पे ये बताया जा रहा है कि वहीं पे ट्रंचेस का निर्माण हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेट आई और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट आई। तो जिसका ऐसे हुआ यहाँ पे से प्लेटें जो अंदर चली गई, तो यहाँ पे खाइयों का निर्माण हुआ। तो ये यहाँ पे जो खाई बनी हुई है इस जगह पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जी का मान जो है वो परिवर्तित हुआ। यानी खाइयों की जो अभिसरण किनारा था, वहां पे खाइयों में कमजोर देखा गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान। तो यह भौतिक नुकसान को दर्शाता है। इससे भी क्लियर होता है कि यहाँ पे प्लेटों का आपस में संचरण हो रहा था और प्लेट विवर्तनिका जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो सही घटना है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अगर गुरुत्वाकर्षण के मापन की बात करें, तो वहां पे उनके जो इंडोनेशिया की सीमा से लगी समुद्री खाई है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण की भारी विसंगतियां, यानी कि वहां पे जो ग्रेविटेशन का जो चेंजेस होता है वो ज्यादा देखा गया है। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वहां पे प्लेटों का टूटना हुआ है, फूटना हुआ है, और वहां पे गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू है, यानी कि जो स्थिरांक है, जी का मान भी वहां पे चेंज हुआ है, कम हुआ है। तो इस घटना से ये प्रूफ मिलता है कि आपका जो प्लेट विवर्तनिका है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो सही है। अब आगे बात करते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनो भी अपने आप में इसके साक्ष्य प्रदान करते हैं। जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं की बात करें, तो प्लेटें जहाँ पे दूर गई हैं वहां पे, और प्लेटें जहाँ पे आपस में टकराई हैं वहां पे आपका ज्वालामुखी और वॉल्केनो एक्टिविटीज ज्यादा देखी गई हैं। तो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं और उसके बाद वहां पे एक दूसरे से टकराने के बाद जब अंदर जाती है प्लेटें, तो वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और उसके बाद भूकंप भी आते हैं। और बाकी अगर प्लेटें अगर देखा जाए ओशियनिक जो रिज बनते हैं वहां पे भी अगर देखें, अगर उसकी घटना की बात करें, प्लेटें एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आता है। तो वहां पे ज्वालामुखी क्रिया होता है और वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक साक्ष्य प्रदान करते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो उनका समर्थन करते हैं, इससे ये आप जान सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में जो चारों तरफ के भाग हैं वहां पे प्लेटों का वो अभिसरण हुआ है और वहां पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिससे कि वहां पे अगर ज्वालामुखी क्रिया होंगी तो मैग्मा बाहर निकलेगा और सारी चीजें होंगी, भूकंप आएंगे। तो ये अपने आप में वो जो हो जाते हैं कि जैसे कि उसको फायर का नाम दिया गया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इनको बहुत सारा नाम दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या वैल्यू रखते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी इससे प्रूफ होता है। तो आप ये सारे कीवर्ड्स याद रखिएगा और की पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स के महत्व की बात करें, अब इनके महत्व की भी बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इनका। तो प्लेट विवर्तनिकी लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तरदायी है। अगर हम बात करें कि अगर हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जो भी रिज हुए हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, और ग्रेटर लेक्स बने हैं, और बाकी सारी चीजें बनी जो प्राकृतिक तौर पे आप यहाँ पे आसपास में देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी स्थलाकृति कैसे बनी, यानी कि कोई भी टोपोग्राफी या फिर कोई भी लैंडफॉर्म किस तरीके से बना है, तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक विस्फोट के साथ नए खनिजों को कोर से फेंका जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो जैसे कि हमारी चट्टानें जो रहती हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं और उसके बाद वहां पे पिघलती हैं और उसके बाद ऊपर आती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो अंदर के जो खनिज होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब मैग्मा बाहर आता है उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट खनिज रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है प्लेट सीमाओं के आसपास आर्थिक रूप से मूल्यवान खनिज जैसे तांबा और यूरेनियम की खोज की जा सकती है। और अगर हम प्लेट सीमाओं की बात करें, यानी कि जो बाउंड्रीज होती हैं, अगर उनकी बात करें, नियर जो प्लेटों की बाउंड्रीज होती हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो तांबा होता है वो पाया जाता है और जो यूरेनियम होता है वो पाया जाता है। इन प्लेटों की बाउंड्रीज पे ही ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो हमारा साउथ अमेरिका है, वहां पे आप देखते हैं कि तांबा का जो निक्षेप है, यानी कि जो तांबा पाया जाता है, बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, चुकमिक बाटा। तो चुकमिक बाटा जो है वो उन्हीं प्लेटों के बाउंड्री पे पाया जाता है जो आपका चिली और स्थान है। प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही यहाँ पे ये सारे जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, वो मिल जाते हैं। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। और यूरेनियम का भी ऐसे ही रहता है कि जो भी बाउंड्रीज रहती हैं वहां पे मिल जाती हैं, जैसे कि आपका कनाडा में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही हमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्रस्ट प्लेट संचलन के वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्य में जो आपका लैंड मासेस हैं, जो जैसे कि आप जो भी भूमि है उसका आगे चल के आकार क्या होने वाला है, उसका भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
यदि मौजूदा टाइम की बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है उसके अलग होने की बात की जा रही है इसी के बेस पे कि आगे भविष्य में ये भी अलग हो जाएंगे। और अफ्रीका के पूर्वी तट को जो पश्चिमी तट है उससे अलग होने की बात की है। जो भ्रंश आपने देखा होगा, जो अफ्रीका है, इसके मान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ का ये जो पार्ट है जो यहाँ पे महान भ्रंश बना हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि ये पार्ट अलग हो जाएगा इस पार्ट से, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा, ये बताया जा रहा है टाइम पीरियड के बीतने के बाद। जैसे कि फ्यूचर में देखा जाए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यही बताता है कि यहाँ से इसका जो पूर्वी भाग है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा एशिया के करीब हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया और खिसक के आ जाएगा एशिया के पास। तो ये सारी चीजें प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही एक्सप्लेन की जा सकी हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में सिद्धांत है। तो ये सभी चीजों का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसको समझ लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में एक व्यापक तर्क दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी पर सभी मौजूदा महाद्वीप पेंजियां हैं, यानी जो स्थल रूप था, यानी कि जो हार्ड चीजें थी। जैसे कि हम मान सकते हैं इस टाइम पे जो महाद्वीप हैं, अगर उनको इकट्ठे तौर पे देखा जाए उस टाइम पे एक साथ थे, ये बताया जा रहा है, और उनको सामूहिक रूप से कहा जाता था पैंजिया। और उसके बाद एक सुपर कॉन्टिनेंटल के रूप में थे, इसको पैंजिया को बताया गया। उसके बाद मेगा महासागर को लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पथलासा कहा जाता था। पेंथलासा कहीं कहा जाता है, पंथलासा कहा जाता है। तो उसको आप समझ लीजिए कि जो महाद्वीपीय पार्ट था, यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट था, उसे पैंजिया कहा जाता था। और अगर महासागर की बात करें, जो पूरा सागर था, उसे हम पेंथलासा के नाम से जानते थे 200 मिलियन वर्ष पहले। पेंजिया पहले लॉरेंसिया यानी उत्तरी जो भाग है, और गोंडवाना लैंड यानी कि जो दक्षिणी भाग है। तो इसको एक बार हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक हम लोग राउंड में ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं एक हार्ड, ये जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है इसे हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, पैंजिया, ठीक है। ये सॉलिड चीज है, ये सॉलिड। और जो ये अगल बगल इसको देखा गया तो ये इसको महासागरीय पार्ट इन्होंने बोला, तो इसे बताया पैंथलासा, ठीक है। तो ये पैंथलासा हो गया, पैंथलासा, तो ये पैंथालासा हो गया, और ये पैंजिया हो गया। तो इसमें इन्होंने बताया कि पहले, सबसे पहले ये हुआ कि ये पहले एक साथ में थे तो उन्हें वो पैंजिया कहा जाता था। उसके बाद जो उत्तरी भाग था वो लॉरेसिया, लोरेंसिया या फिर लोरेसिया। उसके बाद जो दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड के रूप में एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। तो ये पार्ट इधर हो गया, ये पार्ट इधर हो गया, यानी कि ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये साउथ पार्ट हो गया, ये दोनों आपस में अलग हो गए, ठीक है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि आज भी ये जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है वो आज भी महाद्वीपों में टूट रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट रहे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब उसके बाद बात करते हैं समाहन धारा सिद्धांत, जो कन्वेंशन करंट थ्योरी है, वो होम्स के द्वारा दी गई। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करता है। तो ये सारी चीजें मिलके ही प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसका निर्माण करती हैं। तो अगर देखें तो ये सारी चीजें बहुत मदद की हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने में। तो अब बात करते हैं होम्स की। जो आर्थर होम्स हैं उन्होंने 1930 के दशक में संवहन धारा सिद्धांत दिया, प्रतिपादित किया। तो इसमें बताया इन्होंने कि जो प्रवार भाग है उसमें तापीय अंतर पैदा करने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न मेंटल भाग में समान धारों का संचलन की संभावना होती है। यानी कि इन्होंने यही बताया कि जब प्लेटें अंदर जाती हैं यानी मेंटल में जाती हैं, तो वहां पे जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं और हीट होती है उसकी वजह से वो पिघल जाती हैं। उसके बाद वो तरल होकर ऊपर आती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे जैसे कि एक कन्वेंशनल करंट के द्वारा चलती रहती हैं। उसमें जैसे कि एक पहले एक चट्टान नीचे गई, वहां पिघली, उसके बाद फिर से वो ऊपर होके आई, जैसे पिघलने के बाद प्रेशर पड़ा, दाब हुआ, उसके बाद वो ऊपर आई। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये चट्टानें पहले ऐसे रहती हैं, फिर अंदर जाती हैं, फिर यहाँ पे पिघलती हैं, फिर ऊपर आती हैं, फिर ऐसे अंदर जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर पिघलती हैं, फिर ऊपर आती हैं। तो इस तरीके से ये क्रिया चलती रहती है। तो समांतराल सिद्धांत यही बताता है कि रेडियोधर्मी तत्वों के कारण मेंटल में पिघलती हैं, और उसके बाद समान धाराओं के संचलन की संभावना वहां पे प्रतीत होती है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की आर्थर होम्स ने। उसके बाद इस सिद्धांत ने विभिन्न महाद्वीपों के अलग अलग दिशाओं में गति के
पीछे का कारण को समझाने का प्रयास किया है। यानी कि जैसे कि जो वैगनर थे उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं समझाया था कि प्लेटें किस तरीके से गति करती हैं, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन इन्होंने ये बताया कि प्लेटों में जो होता है वो संवहन धाराओं की वजह से यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे दूर या फिर एक दूसरे से पास जाती हैं, क्योंकि वहां पे जैसे कि प्लेटें कोई जिसका घनत्व ज्यादा है वो अंदर गई, उसके बाद वहां पे पिघली, उसके बाद फिर से वो ऊपर आई। तो ये अपने आप में क्रिया चलती रहती है, कुछ प्लेटें आपस में टकराती हैं, कुछ प्लेटें दूर जाती हैं, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों इनकी गति संभव हो पाई। उसके बाद विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान विभिन्न सैन्य और साथ ही वैज्ञानिक अन्वेषणों के कारण समुद्र तल विन्यास के बारे में बहुत सारे भूवैज्ञानिक साहित्य जोड़े गए। जैसे कि विश्व युद्ध के बाद सारी चीजें शांत हुई, उसके बाद वहां पे जो वैज्ञानिक अन्वेषण थे वो और ज्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने समुद्र तल विन्यास के बारे में और सारी चीजें पता लगाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीजें ऐड होती गई। उसके बाद बताया जा रहा है, अध्ययनों के बाद ये पता चला कि समुद्र का जो रिलीफ होता है, यानी कि जो उसमें उच्चावच पाए जाते हैं, उनका विस्तृत तस्वीर प्रदान की गई, यानी कि उनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि वहाँ पे आपके महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल क्या होते हैं, महासागरीय जो मैदान होते हैं, विस्तृत मैदान होते हैं, उनके बारे में बताया गया, रिज क्या होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो ये सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन की गई, ठीक है। और उसमें बताया गया कि गहरी खाइयां कैसे निर्माण होता है, और सारी चीजें एक्सप्लेन किया जा सका जब वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ। जलमग्न पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ गहरी खाइयों के अस्तित्व का संकेत दिया, ठीक है। और ज्यादातर महाद्वीप मार्जिन के करीब स्थित हैं। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई, जो कि एकदम क्लियर है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही संभव हो सका, इसको क्लियर किया जा सका। उसके बाद बताया जा रहा है कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के मामले में सबसे अधिक सक्रिय पाए गए। जो आपके मिड ओशियनिक रिज हैं, वो महासागर के बीचों बीच में जो पाए गए हैं, उनसे ये पता चला कि जैसे कि रिज का निर्माण उन्हीं से होता था कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती हैं। तो ये एक अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के जो केसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। उसके साथ ही ये भी बताया गया कि महासागरीय भूपर्पटी से चट्टानों के डेटिंग से इस तथ्य का पता चला कि महाद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में ये उत्तरार्ध है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा नवीन है महाद्वीपीय प्लेटों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे अभी नए नए सेल बन रहे हैं, क्योंकि ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, वहां से जो नए मैग्मा के द्वारा नए नए इग्नियस रॉक्स का निर्माण हो रहा है। तो इससे ये पता चल पाया कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो पुरानी है और महासागरीय जो प्लेटें हैं वो नवीन हैं, उनका निर्माण अभी जल्दी ही हुआ है। महासागरीय तलों और चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन के बाद कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। तो पूरा चुंबकीय तत्व के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। समुद्री तल के जो रिज पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे आपके रिज का निर्माण हुआ है, उनके शिखर के दोनों ओर की चट्टानों यानी जो रॉक्स वहां पे पाए जाते हैं, और शिखा से समान दूरी पर स्थित चट्टानों में उनकी आयु, रासायनिक गुणों और चुंबकीय गुणों के संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं पाई गई हैं। यानी कि जो रिज बने हैं आपके, तो वो जैसे कि एक ये रिज बन गया, एक ये रिज बन गया, एक ये रिज बन गया, एक ये रिज बन गया। तो उसमें बताया जा रहा है कि जिस टाइम पे जो जिस रिज का निर्माण हुआ है, उसमें जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी आयु समान है, उनके रासायनिक संगठन समान है, और रासायनिक गुण समान है, और जो चुंबकीय गुण होते हैं वो भी समान है। तो इससे यही पता चलता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चट्टानें गति कर रही हैं, और उसके बाद वहां पे चट्टानों का निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड में हो रहा है, और उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो भी अलग अलग पाए जा रहे हैं, जो कि सेम है अपने आप में, जिस टाइम पे जो जो जिन जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गहरी खाइयों में गहरे भूकंप की घटनाएं होती हैं, जबकि मध्य महासागरीय रिज क्षेत्रों में भूकंप के केंद्रों में उथली गहराई पाई जाती है। तो इसका भी पता लगा, ठीक है। इन तथ्यों के आधार पर हैरी हैमंड हेस भूवैज्ञानिक ने 1961 में समुद्र तल के प्रसार के सिद्धांत को सामने रखा, ठीक है। तो हैरी हेस ने समुद्र तल सिद्धांत 1961 में रखा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कंक्लूजन की बात करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स एक भव्य एकीकृत भूवैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल पैदा करता है, क्योंकि इसने लगभग महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, भूकंप के बारे में और सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बताया जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे पर्वत निर्माण, नए लिथोस्फीयर का विकास, पुराने लिथोस्फीयर की खपत, और मध्य महासागर की जो रिज पाए जाते हैं उनके बारे में भूकंप और ज्वालामुखी के कारण को स्पष्ट करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है। तो इस जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है
इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हैरी हैस हो गए, वैगनर हो गए, और जो भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है उनके बारे में भी हमने बात कर ली है, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगा। कुछ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर।